हेलो एवरीवन, स्टडी पाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज आप लोग लुसेंट की जो सीरीज आप लोगों की चल रही है उस सीरीज में आपका होगा लेक्चर नंबर 8। आज होगा आपका लेक्चर नंबर 8। 7 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखें। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें आपकी क्लियर की गई हैं। तो आज है आपका लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इसके पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक काल। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और इसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल के बारे में, और इसको वैदिक संस्कृति भी बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये सब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इनसे जो प्रश्न है आपके सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। और प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं ये जब हम चीजें पढ़ेंगे अंदर तो हम एक एक करके बताते रहेंगे आपको कि कहां से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों का। गुड इवनिंग उषा शुक्ला। आ जाइए सभी लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के पहले हम लोगों ने पढ़ा था आपका सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन अभी जो हम सभ्यता पढ़ने वाले हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं, एक चीज याद रखिएगा, पहले जो खोज हुई थी वो वैदिक सभ्यता की खोज हुई थी। पहले हमें, अगर इंसानों को पहली बार पता चला किसी सभ्यता के बारे में तो पहले हमें पता चला था वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता जो थी ये सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। कैसी सभ्यता थी? ये थी ग्रामीण सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यानी यहां पर जो क्रम है वो उल्टा चल रहा था। पहले नगर हमारे मतलब संज्ञान में जो आए, पहले नगर आए, पहले लोगों ने नगरी व्यवस्था, नगरी जीवन का उदय हुआ पहले, और उसके बाद नगरी सभ्यता का उदय हुआ, और उसके बाद वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ था। तो ग्रामीण जीवन के बारे में यहाँ पर चीजें पढ़ी जाती हैं। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका वैदिक सभ्यता का टॉपिक है। तो इससे जुड़े रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, मतलब 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक सभ्यता का काल था। आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी 1750 मतलब 1700 ईसा पूर्व के लगभग उसका मतलब समाप्त हो गई थी पूरी तरह से। उसके बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई उसका नाम था वैदिक काल, वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, ठीक है। और इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो अगर कोई पूछे कि वैदिक सभ्यता क्या थी तो सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे ही हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस सभ्यता का उदय हुआ वही कहलाती है आपकी वैदिक सभ्यता, वैदिक काल या वैदिक संस्कृति। इसका जो समय था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था। और ये जो सभ्यता थी यह थी एक ग्रामीण सभ्यता। और अगर हम बात करें कि ये जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इसको स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मतलब कोई तो रहा होगा ना, कोई तो होगा, तभी तो सभ्यता हमारे संज्ञान में आई। तो इस सभ्यता को स्थापित करने का श्रेय जाता है, वैदिक सभ्यता को स्थापित करने का आर्यों के। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, यानी वैदिक सभ्यता के जो निर्याता हैं वो थे आपके आर्य। तो याद रखिएगा, आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। अब हम आगे फिर इसके बाद देखेंगे कि आर्य आखिर कौन थे, ठीक है। आर्य की अगर हम बात करें तो आर्य होता है एक संस्कृत भाषा का शब्द। आर्य क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पुरानी हमारी लैंग्वेज जो थी संस्कृति ही थी, पहले लोग संस्कृत में ही बात किया करते थे। तो आर्य कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये जो संस्कृत भाषा का शब्द है आपका आर्य, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ।
आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों की अगर बात करें तो आर्य का, अगर हम संस्कृत का ये एक शब्द है और संस्कृत में अगर हम इसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को हम उत्तम भी बोलते हैं, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि श्रेष्ठ या उत्तम। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा? वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। वैदिक सभ्यता कब आई? सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता विद्यमान थी, और इस सभ्यता का जो ये सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका श्रेय जाता है, इस सभ्यता के निर्माण का श्रेय या निर्माता, इसको अगर निर्माता बोला जाए तो निर्माता किसे कहा जाएगा? आर्यों को कहा जाएगा। आर्य कैसा शब्द है? आर्य एक संस्कृत शब्द है, और इस संस्कृत शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। श्रेष्ठ या उत्तम। मजा आ रहा है कि नहीं? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही है तो फटाफट कमेंट करिए और बताते रहिए कि सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से समझा दूंगा, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है फिर से बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है। जो चीजें यहां पे पढ़ाई जा रही है ना, उसको पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझाने के लिए मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हूं। लाइव क्लास हो रही है, कोई भी इश्यू हो बताइए, तुरंत सॉल्व किया जाएगा, तुरंत सॉल्व यहां पर किया जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और वैदिक सभ्यता में हमने देखा कि इसके निर्माण का जो श्रेय है वो जाता है आर्यों को। किसको जाता है? आर्यों को जाता है। तो भारत का जो इतिहास है, आपका भारत का जो इतिहास है, एक प्रकार से ये आर्यों का इतिहास हम इसको कह सकते हैं। जो भारत का इतिहास है इसे हम आर्यों का इतिहास बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भैया? क्योंकि सबसे पहले यही आए थे ना, सबसे पहले यही थे। सारी जो सभ्यता थी स्टार्टिंग की, सारी सभ्यता में आ रही थे, तो आर्यों का इतिहास हम इसको निश्चित रूप से बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहां पे एक बहुत बड़ा डिबेट है, डिबेट भी कह सकते हैं इसको, और बहुत बड़ी एक बात भी बोल सकते हैं कि आर्यों के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि आर्य कौन थे भैया? आर्य संस्कृत का एक शब्द है आर्य, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। और अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो हम इसको निश्चित रूप से आर्यों का इतिहास बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि ये आर्य आए कहां से, इनका जन्म कहां से हुआ भारत में, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत में ये कहां से आए, तो इसका विभिन्न विद्वानों का अलग अलग इस पर मत है। विभिन्न विद्वानों का इस पर अलग अलग मत है। हम एक एक करके सभी विद्वानों का मत यहां पर देखेंगे, ठीक है? एक एक करके सभी विद्वानों का मत यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स मूलर की। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स मूलर की। ये जर्मन था, ठीक है? ये जर्मन व्यक्ति था, और इसने क्या कहा मैक्स मूलर ने? मैक्स मूलर का कहना था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए। आर्य जो थे कहां से आए? मैक्स मूलर के अनुसार ये आए थे मध्य एशिया से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मध्य एशिया वाला रीजन है, आल्प्स पर्वत के आसपास वाला, यहां से जो आर्यों की जो संस्कृति थी उस समय की, आर्यों की जो संस्कृति थी, रहन सहन था, वो काफी मेल जोल खाता है। और इसी वजह से, इसी कारणवश मैक्स मूलर का जो ये कथन था कि आर्य मध्य एशिया से आए, इसको सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई है। मैक्स मूलर का जो कथन था उसको सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गई है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए। और क्यों मान्यता प्रदान की गई? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि मध्य एशिया के जो लोग थे, आल्प्स पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां के लोगों का रहन सहन बिल्कुल ऐसा था जैसे उस समय आर्यों का था। उसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं, हम ये निर्णय ले पाते हैं कि निश्चित रूप से ये आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है? मध्य एशिया से आए थे। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद अगला कथन था डॉक्टर संपूर्णानंद का। और जो डॉक्टर संपूर्णानंद थे ना, इनका जो कथन था मैक्स मूलर से मैच करता हुआ था, मतलब कि मेल जोल खाता हुआ इनका भी कथन था। और इनका यह कहना था कि जो आर्य थे वो आल्प्स पर्वत के आसपास वाले क्षेत्र से आए थे, ठीक है? आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्र से आए थे।
आल्प्स पर्वत के पास या यूरेशिया के निकट इसको बोला था उन्होंने, आल्प्स पर्वत के पास, यूरेशिया के निकट। तो यहां पर यह समझिएगा कि पहला जो कथन था वो था मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर ने बोला भैया मध्य एशिया से आए थे आर्य, और इस बात को मानना पड़ेगा। इस बात को मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मध्य एशिया के जो लोग थे उनका रहन सहन आर्यों से बिल्कुल मिलता जुलता था। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद का भी बयान आया। उन्होंने क्या बोला कि ये आल्प्स पर्वत के पास यूरेशिया के निकट से आए थे आर्य। उसी प्रकार फिर भारत में भी कुछ लोग थे, भारत के लोग, जैसे बाल गंगाधर तिलक, संपूर्णानंद भी भारत के ही थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक वही लाल बाल पाल वाले। तो अब भाई सभी ने अपना जजमेंट सुनाया, सभी ने बोला कि आर्य कहां से आए थे। तो बाल गंगाधर कैसे पीछे रहते, बाल गंगाधर तिलक कैसे पीछे रहते। तो इन्होंने क्या बताया, बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने बताया कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से, उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। इनका तो एकदम अलग हो गया, आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव। इन्होंने क्या कहा कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे आर्य, उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैक्स मुलर ने कहा मध्य एशिया से आए थे, इसको सर्वाधिक मान्यता भी प्राप्त है। उसके बाद संपूर्णानंद ने कहा कि आल्प्स पर्वत के आसपास यूरेशिया के निकट से आए थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि ये आर्कटिक प्रदेश से या उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, इसके बाद फिर आए भैया विलियम जोन्स। ये कैसे पीछे रहते, अब सबने बोला तो अंग्रेज लोग कैसे पीछे रहेंगे। विलियम जोन्स ने क्या बोला कि नहीं, न तो मध्य एशिया से आए थे, न तो आल्प्स पर्वत से आए थे, न तो आर्कटिक प्रदेश से आए थे, ये यूरोप से आए थे। कहां से आए थे, यूरोप से आए थे। तो विलियम जोन्स ने क्या कहा कि आर्य जो थे यूरोप से आए थे। तो और इसके बाद पी गाइल्स, एक और व्यक्ति आए, पी गाइल्स ने कहा कि यूरोप से आए थे, लेकिन यूरोप में भी हंगरी से आए थे। ठीक है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो इन्होंने क्या बोला, पी गाइल्स ने बोला कि ये हंगरी से आए थे। तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर कि कितने लोगों का अलग अलग बयान था, आर्यों के लिए लेकर अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग बयान यहां पे आपके सामने आया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात की गई है। लेकिन यहां पर मैक्स मुलर का जो सिद्धांत था, मतलब मैक्स मुलर ने बोला कि जो आर्य थे वो आपके मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आए थे इस बात को मान्यता भी मिली, क्योंकि जो मध्य एशिया के आसपास का जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र के बारे में इन्होंने बोला था, उस क्षेत्र से आर्यों की जो सभ्यता थी वो मैच करती थी। ठीक है, आर्यों की जो सभ्यता थी वो मैच करती थी। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है सारी चीजें? अगर समझ में आ रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल, और ये वैदिक काल जो था आपका, वैदिक काल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। यानी दो पार्ट्स में ऐसा बताया गया है कि दो पार्ट्स में आए थे। एक था आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहला था आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक को पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा, इसको पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं और इसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल, इसको एक्चुअल में पूर्व वैदिक काल ही बोला जाता है। ऋग्वैदिक काल इसको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक रीजन है, मैं अभी बस थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, ये था आपका 1500 से लेके 1000 बीसी तक। 1500 से लेके 1000 बीसी तक, यानी 1000 ईसा पूर्व तक था आपका ऋग्वैदिक काल या आपका पूर्व वैदिक काल, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक आपका था उत्तर वैदिक काल।
1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक था आपका उत्तर वैदिक काल। तो यहां पर वैदिक काल को भी दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और दूसरा पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। अब एक चीज मैंने आपको अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि ये जो पूर्व वैदिक काल है इसको ऋग वैदिक काल ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है जिससे हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में पता चलता है, और वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में पता चलता है, ये याद रखिएगा। पूर्व वैदिक काल के बारे में पता चलता है, और यही रीजन है कि इसको बोला जाता है ऋग्वैदिक काल। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। वैदिक काल था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल था आपका 1500 से 1000 बीसी, और आपका उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 बीसी तक। और इसमें आपको ऋग्वैदिक काल पूर्व वैदिक काल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स था, ऋग्वेद से ही हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है, ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है। और ये जो आपकी व्यवस्था थी ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता जो थी, उस समय की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और ये जो वैदिक सभ्यता थी यार इसके निर्माता आर्य ही थे। तो यहां पर जो ये सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये ग्रामीण सभ्यता थी, भूलेंगे नहीं इस चीज को, ये थी ग्रामीण सभ्यता। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक काल के निर्माता कौन थे, तो निर्माता थे आर्य। आर्य शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, और ये इसका कहां से आए थे आर्य, ऐसा माना जाता है, मैक्स मुलर को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों का रहन सहन मध्य एशिया के लोगों का एकदम मेल जोल खाता है, जैसा ऋग्वैदिक काल के लोगों का रहन सहन था। रहन सहन कैसा था वो चीजें हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया। इतनी चीजें आप लोगों की आशा करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो इसके बारे में कहां से मिलता है स्रोत, ऋग्वेद से ही मिलता है। मतलब ऋग्वैदिक काल के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है कहां से मिलती है, वो मिलती है आपके ऋग्वेद से। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके एक बार बता दीजिए, और अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या थे, मतलब हमको कैसे पता चला कि वैदिक काल में लोगों का जीवन ऐसा था, लोगों की सभ्यता ऐसी थी, लोगों का राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन सब कैसा था, ये हमें कैसे पता चलता है। तो अब हम ये आगे देखने वाले हैं। तो जानकारी के स्रोत क्या क्या थे, यहां पे जानकारी के स्रोत का मतलब है वैदिक सभ्यता में या वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत, वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या क्या थे, अब हम यहां पर देखने वाले हैं। अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या क्या थे। तो स्रोत में आपके पुरातात्विक स्रोत भी थे। ठीक है, आपके पुरातात्विक स्रोत थे, और उसके अलावा कुछ स्रोत आपके ऐसे थे जैसे कुछ बर्तन वगैरह मिले थे, उनसे भी हमको वैदिक काल के बारे में जानकारी यहां पर मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। यहां पर एक अभिलेख मिला था, एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था बोगाज कोई। बोगाज कोई अभिलेख, एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसका नाम था बोगाज कोई अभिलेख। और इस बोगाज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख है। 4 देवताओं का उल्लेख है। किसका किसका, इंद्र का, मित्र, वरुण
नासत्य। तो 4 देवताओं का उल्लेख इस बोगाच कोई अभिलेख से मिलता है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसमें 4 देवताओं, वैदिक सभ्यता के दौरान कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसमें 4 देवताओं के नाम का उल्लेख है। तो वो था आपका बोगाच कोई अभिलेख। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नाम के 4 देवताओं का उल्लेख यहां पर किया गया है। और अगर ये पूछे कि बोगाच कोई जो अभिलेख था ये कब प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था 1400 बीसी में। ठीक है, ये प्राप्त हुआ था, यहां पर लिख दे रहा हूं, ये प्राप्त हुआ था 1400 बीसी में। 1400 ईसा पूर्व में बोगाच कोई अभिलेख यहां पर प्राप्त हुआ था। तो याद रखेंगे पहला जो आपका पूरा तात्विक साक्ष्य है या पूरा तात्विक स्रोत है वो है बोगाच कोई अभिलेख, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य के बारे में, देवताओं के बारे में जानकारी यहां से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके बाद है आपका कस्सी अभिलेख। और इससे क्या जानकारी मिलती है हमें? इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि आर्यों का एक ग्रुप, ठीक है, या आर्यों की एक शाखा का भारत में आगमन कहां से हुआ था? ईरान से हुआ था। आर्यों की एक शाखा का आगमन आर्यों की एक शाखा का भारत आगमन कहां से हुआ था? ईरान से हुआ था। कहां से हुआ था? ईरान से हुआ था। तो आर्यों की एक शाखा का भारत आगमन ईरान से हुआ था। यह किस में कहा गया है? यह बोला गया है कस्सी अभिलेख में। ठीक है, यह बोला गया है कस्सी अभिलेख में। और यह कब का अभिलेख है? कब यह प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था, मतलब ये कब इसका निर्माण हुआ था? यह हुआ था 1600 बीसी में। 1600 बीसी में यह अभिलेख बनाया गया था। ठीक है, और इस अभिलेख में कहा गया है कि आर्यों की एक शाखा का आगमन ईरान से भारत में हुआ था, और इसके बारे में कस्सी अभिलेख में बताया गया है। तो आपके बोगाच कोई अभिलेख और कस्सी अभिलेख दो आपके कैसे हैं? पूरा तात्विक स्रोत ऐसे हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो आपके आर्य थे उनका मतलब वो देवता को मानते थे, ये इसमें पता चला है। और कस्सी अभिलेख आर्यों की एक शाखा कहाँ से आई थी? ईरान से आई थी। ठीक है, चलिए, वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ मिट्टी से कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। उनसे भी हमको इसके बारे में, इसके स्रोत के बारे में पता चलता है। वो कौन से स्रोत हैं आपके? वो है आपका पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृद भांड। पूर्व वैदिक काल में मिला था पूर्व वैदिक काल में गौरिक मृद भांड। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में मिला था गौरिक मृद भांड। और इससे भी हमें जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता की। कौन से बीसी में मिला था? यह मिला था आपका बीसी, इसका आपका वैदिक काल में मिला था। इसको आपके गौरिक मृद भांड को ओसीपी भी बोलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो गौरिक मृद भांड है इसको ओसीपी के नाम से भी जाना जाता है। और गौरिक मृद भांड जो था आपका, ये मिला था आपके वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में भी आपके मिला। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में भी आपका एक मृद भांड मिला जिसका नाम था चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड। और ये मिला था आपका उत्तर वैदिक कांड में, उत्तर वैदिक काल में। और इसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू। ठीक है, इसको पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। और आपका जो गौरिक मृद भांड था उसको ओसीपी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? गुड इवनिंग सभी को। अब हम पढ़ेंगे आगे। मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का एकमात्र स्रोत था, एकमात्र स्रोत था, और वो एकमात्र स्रोत था ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल का एकमात्र स्रोत था ऋग्वेद, जिसके माध्यम से हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में या ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक ही स्रोत था आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में तो हमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम अभी हल्का सा पढ़ेंगे, हल्का सा पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेद तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, सारे जितने भी वेद, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन एक बार यहाँ पर इसको रिकॉल कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इसकी रचना जो हुई थी, रचना किसकी? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद की। ऋग्वेद की रचना कब से कब तक हुई थी? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ये जो ऋग्वेद था आपका, इसमें कितने मंडल थे? इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त यानी सूत्र थे। 10 मंडल, 1028 सूक्त इसमें थे। और ये जो आपका ऋग्वेद था, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। रचयिता कौन थे? रचयिता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने ऋग्वेद की रचना की थी। और ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था कि जो पहला और 10वां मंडल था वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल था वो सबसे पहला एवं 10वां मंडल अंतिम में जोड़ा गया था। पहला एवं 10वां मंडल इसमें अंतिम में जोड़ा गया था। और उसके अलावा 2 से लेके 8 तक जो थे वो पहले ही इनका निर्माण हो गया था। पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया। इसमें अगर हम बात करें तीसरे मंडल की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका था तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये जो गायत्री मंत्र का ये जो तीसरा मंडल था, इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। और ये जो गायत्री मंत्र था किसको समर्पित था? सूर्य देवता को समर्पित था। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की बात की गई थी, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे तीसरे मंडल की। उसके बाद था आपका 7वां मंडल। 7वां मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। दशराज युद्ध का उल्लेख किसमें है? आपके 7वें मंडल है। दशराज युद्ध के बारे में बताने वाला हूं आपको थोड़ी देर से। इसके बाद था आपका जो 9वां मंडल था, इसमें देवता सोम का उल्लेख है। उसके बाद था आपका 10वां मंडल। इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका उल्लेख यहां पर किया गया है। तो आपने देखा ऋग्वेद में कि पहला एवं 10वां मंडल अंतिम में जोड़ा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरी बात,
गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। या तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। उसके अलावा सातवां जो आपका मंडल था उसमें किसका उल्लेख है? कौन से युद्ध का उल्लेख है? दशराज युद्ध का उल्लेख है। उसके अलावा नौवां मंडल देवता सोम का उल्लेख है। और जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अब देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपका जो ये 7वां मंडल था, 7वां मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 7वां मंडल था इसमें आप देख रहे हैं दशराज युद्ध का उल्लेख है। इसमें एक्चुअल में लड़ाई किसकी हुई थी? आर्यों एवं अनार्यों के बीच लड़ाई हुई थी। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और उसी के बीच में क्या हुआ था? अनार्यों के बीच में लड़ाई हुई थी। और जब ये लड़ाई हुई किसके किसके बीच हुई थी? सुदास, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सुदास वर्सेस 10 राजा, यानी सुदास और 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो सुदास थे वो भरत के वंशज थे। राजा जो भरत थे, भरत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, भरत के वंशज थे। और इनके और किसके बीच में युद्ध हुआ था? 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। और ये आर्यों एवं अनार्यों के बीच का युद्ध कहा जाता है। और ये जो दशरथ युद्ध था इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। और इस जो युद्ध का जो मुख्य कारण ये था कि राजा जो सुदास थे, इनके जो पुरोहित थे विश्वामित्र, इनको हटाकर ये वशिष्ठ को पुरोहित बनाना चाहते थे। और इसी कारण वह सारा मामला खड़ा हुआ था और आगे चलकर फिर ये युद्ध में तब्दील हो गया और इसी को दशराज युद्ध नाम दिया गया। ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको रावी नदी बोलते हैं, उसके किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई आपके दशराज युद्ध के बारे में कहानी। बाकी थोड़ा सा हम लोगों ने एक सिनॉप्सिस के तौर पे हम लोगों ने ऋग्वेद फिर से पढ़ लिया। अगर आपको ऋग्वेद पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आप पहले के लेक्चर जाके देख लीजिए। पहले या दूसरे लेक्चर में ही आपको ऋग्वेद के बारे में, पहले ही लेक्चर में आपको ऋग्वेद के बारे में सारी चीजें समझाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया ऋग्वेद के बाद फिर आपका सामवेद आया था। सामवेद में क्या हुआ था? सामवेद में ये जो आपके ऋग्वेद में जो मंत्र वंत्र थे, इनको गाने का जो सिस्टम था वो किस में कर दिया गया? सामवेद में कर दिया गया। और इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक भी बोला जाता है। सामवेद को संगीत का जनक भी बोला जाता है क्योंकि गाने से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो मतलब कि उसमें जिक्र किया गया। और जितने भी मंत्र थे ऋग्वेद में, उनको गाने का फिर आगे प्रणाली किसमें विकसित हुई? सामवेद में विकसित हुई। ठीक है, सामवेद के बाद फिर आपका आया था यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था? गद्य एवं पद्य के एक मिनट रुकिएगा। जो आपका यजुर्वेद था उसमें क्या था? उसमें यज्ञ के विधि विधानों का पूरा जो विधि विधान थे उसका वर्णन किया गया था कि यज्ञ में कैसे यज्ञ किया जाना चाहिए, उसकी विधि विधान। यज्ञ करने का एक नियम होता है ना, वैसे थोड़ी ना कि नहाया नहीं 4 दिन से दौड़ के चले गए यज्ञ करने, ऐसे नहीं होता है। यज्ञ करने का एक समय होता है, मतलब नहा धो के प्रॉपर स्वच्छ हो के। अब ये नहीं कि कुछ गड़बड़ काम करके यज्ञ करने चले गए, ऐसा नहीं होता। उसका एक नियम कानून हर चीज़ का होता है। तो इसमें नियम कानून जो था आपका ये बताया गया आपके यजुर्वेद में कि किस प्रकार से यज्ञ का नियम कानून क्या होगा, ठीक है, विधि विधान क्या होगा, उसका वर्णन इसमें किया गया। और ये जो आपका यजुर्वेद था, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया। गद्य का मतलब होता है साहित्यिक रूप से, ठीक है, पद्य का मतलब होता है गाने के हिसाब से। तो गद्य एवं पद्य दोनों रूप में इसका निर्माण हुआ था। और ये था आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद याद रखिएगा आप लोग कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि कौन सा आपका वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, वो है आपका यजुर्वेद। उसके बाद आया आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, मृत्यु, विवाह, इन सब से संबंधित जो जानकारी थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसको आपके अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि अथर्ववेद को ब्रह्मवेद बोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से वेद को ब्रह्मवेद बोला जाता है, तो वो है आपका अथर्ववेद। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? इतनी चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़े। अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे
ये दिख रहा है कि नहीं कलर आप लोगों को? देख लेता हूं एक बार मैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं ये कलर? चलिए दिखाई दे रहा है। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। आपका वैदिक सभ्यता का जनक माना जाता है आर्यों को। तो यहां पर हम आर्यों के बारे में पहले अब सारी चीजें हम लोगों ने मतलब देखी, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी। अब हम इनके बारे में देखेंगे, इनके रहन सहन के तरीके के बारे में देखेंगे कि इनका समुदाय कैसा होता था, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इनका भौगोलिक विस्तार कैसा था, आर्थिक जीवन इनका कैसा था। ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार, यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर आर्य फैले हुए थे, कहां कहां पर आर्यों का शासन था, कौन सा एरिया मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में आता था, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का जो क्षेत्र था वो था सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र में आर्यों का विस्तार था। ऐसा कहां से पता चला हमको? ऐसा पता चला ऋग्वेद से। मैंने आपको बताया था कि एक ही सोर्स है जिसके से हमें क्या पता चलता है, ऋग्वैदिक काल के बारे में या पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी पता चलती है, और वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से ही हमें यह पता चला कि जो सप्त सैंधव क्षेत्र था उसमें आर्यों का विस्तार था। और सप्त सैंधव क्षेत्र किसको बोला जाता है? 7 नदियों के क्षेत्र को। सप्त सैंधव क्षेत्र किसको बोला जाता है? 7 नदियों के क्षेत्र को। 7 नदियों को क्षेत्र को बोला जाता है सप्त सैंधव क्षेत्र, और यहीं पर आर्यों का विस्तार माना जाता है। ठीक है, इसमें आपका सिंधु नदी थी, झेलम थी, रावी, व्यास, एक थी सतलज, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, और आपकी 2 नदियां और थी, चिनाब और सरस्वती। चिनाब और सरस्वती। इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था, इन 7 नदियों के जो किनारे का जो क्षेत्र था, इन्हीं क्षेत्र को बोलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। और इसी क्षेत्र में आर्यों का विस्तार था, यानी आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार था, आर्यों के जो रहने का स्थान था, वो यही क्षेत्र हुआ करता था। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आप लोग को एक बात पता है कि सिंधु जो नदी थी, सिंधु जो नदी थी, उस नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है ऋग्वैदिक काल में। सिंधु नदी कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। सिंधु नदी जो थी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। कब की? ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, और इसके अलावा एक वर्ड और है ब्रह्मावर्त। एक है ब्रह्मावर्त। ये वर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये ब्रह्मावर्त कौन कौन से नदी के बीच के क्षेत्र था, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था यमुना नदी। ठीक है, सतलज से यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र था वो बोला जाता था ब्रह्मवर्त। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सतलज से यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, सतलज से यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र था उसको बोला जाता था ब्रह्मावर्त। ठीक है, ब्रह्मावर्त किसको बोला जाता था? एग्जाम में अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, सतलज से यमुना नदी के जो बीच का क्षेत्र था। ठीक है, और ये जो आपका क्षेत्र था ब्रह्मावर्त, इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र भी माना जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ऋग्वैदिक सभ्यता का
केंद्र भी माना जाता है। तो ये जो आपका ब्रह्मावर्त क्षेत्र था, यमुना और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र था, ऋग्वैदिक सभ्यता का ये केंद्र भी था। यहां लिख लीजिए, ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र। तो दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हुए। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र क्या था, तो आपको याद रखना है ब्रह्मावर्त। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मावर्त क्या है, तो आपको याद रखना है कि सतलज से यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, या सतलज से यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में कहा, पूर्व वैदिक काल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ब्रह्मावर्त। तो याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये आपको पढ़ाए भी जा रहे हैं और एग्जाम में सीधे तौर पर ये पूछे भी जाएंगे। तो यहां पर ये हो गया ब्रह्मावर्त। हमने आपको बताया कि जो सिंधु नदी थी वो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, और जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद से ही हमको जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल की, और ऋग्वेद में बार बार इस नदी का उल्लेख किया गया है, सिंधु नदी का बार बार उल्लेख किया गया है। और अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी या पूर्व वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी का नाम था सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी थी सिंधु, सबसे महत्वपूर्ण नदी थी आपकी सिंधु, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो थी वो थी सरस्वती नदी। इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा, पवित्र कौन सी थी, सरस्वती थी, महत्वपूर्ण कौन सी थी, सिंधु थी। पवित्र सरस्वती, महत्वपूर्ण सिंधु, इस चीज को नहीं भूलना है, इस चीज को एकदम याद करके रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गंगा यमुना नदी तो इतनी बढ़िया, गंगा नदी इतनी पवित्र है, उसके बारे में कुछ बात नहीं हुई। तो हुई है, ऐसा नहीं है, एक बार हुई, बस एक बार ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है और 3 बार यमुना नदी का उल्लेख हुआ है, सिर्फ 3 बार, और गंगा नदी का सिर्फ 1 बार उल्लेख हुआ है। सोचिए आप, 3 बार यमुना नदी और 1 बार गंगा नदी का उल्लेख आपके ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में हिमालय का भी उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में हिमालय का भी उल्लेख मिलता है, और हिमालय की एक चोटी है मूंजवंत। मूंजवंत हिमालय की एक चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, इसको ब्रैकेट में बना दे रहा हूं, मूंजवंत। ये क्या थी मूंजवंत, हिमालय की चोटी थी, इसका उल्लेख मिलता है, मुंजवंत का उल्लेख मिलता है, हिमालय की ये चोटी थी। और इसका उल्लेख क्यों मिलता है, इसका उल्लेख सोम की वजह से मिलता है, क्योंकि आर्य लोग जो थे मुंजवंत चोटी से ही सोम की प्राप्ति करते थे। सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ होता था, ठीक है, सोम की प्राप्ति यहां से ये लोग करते थे, आर्य लोग। तो मुंजवंत से ही सोम की प्राप्ति करते थे, और ये हिमालय की एक चोटी थी। तो इतनी चीजें जो अभी तक पढ़ाई गई आप लोगों को क्या क्लियर हो गई? ठीक है, भौगोलिक विस्तार जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्लियर हो गया? इतना ही था आपका भौगोलिक विस्तार आर्यों का। ठीक है, और ये आपको क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए। भौगोलिक विस्तार क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। समझ में आ रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो राजनीतिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की, इसकी अगर हम बात करें
तो ये आपकी कबीलाई संरचना पर आधारित थी। कैसी संरचना पर? कबीलाई संरचना पर आधारित थी। कबीला आप लोग सुने होंगे, मूवी वूवी में देखे होंगे ना, कि कबीला होता था लोगों का। तो ये जो थी यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित होती थी और प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था। कबीले का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सम पीपल्स, मतलब कुछ लोग का ग्रुप होता था, और वो जो लोगों का ग्रुप होता था वो लोग मिल के फिर क्या करते थे, एक कबीला बना लेते थे और उस कबीले का एक सरदार होता था या एक राजा होता था। ठीक है, तो कबीलाई संरचना पर आधारित होती थी। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था या सरदार भी बोल सकते हैं। प्रत्येक कबीले का एक राजा या सरदार यहां पर होता था। पूरी व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित थी और राजा और या सरदार होता था। ठीक है, ये जो राजा होता था या सरदार होता था, ये जितने भी लोग थे, मतलब पूरे जन का क्या होता था, जन का सरदार होता था या जन का शासक होता था। क्या होता था ये? लोगों का शासक या जन का शासक होता था, और इसी वजह से इसको बोला जाता था जनस्य गोपा। जनस्य गोपा। ठीक है, जो सरदार होता था जनस्य गोपा बोला जाता था। जो राजनीतिक व्यवस्था थी आपके ऋग्वैदिक काल की, उसमें कबीलाई संरचना पर यह आधारित थी। कबीले होते थे, हर कबीले का एक सरदार या राजा होता था, और ये जो राजा होता था ये जन का शासक होता था, लोगों का शासक होता था, इसीलिए इसको जनस्य गोपा बोला जाता था। तो जनस्य गोपा किसको कहते थे? कबीले के सरदार को जनस्य गोपा कहा जाता था। क्लियर हो गया? अब देखिए, समझिएगा कैसे सिस्टम था यहां पे। परिवार, जन, ग्राम, विश्व और राष्ट्र। परिवार, जन, ग्राम, विश्व और राष्ट्र। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहां पे। परिवार, ग्राम, राष्ट्र। ठीक है, परिवार होता था, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ये पूरा एक बार इसको मैं हटा देता हूं, एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। सबसे पहले होता था परिवार। ठीक है, ये मैं आपका मतलब कि पूरा समझा रहा हूं कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से होती थी। सबसे पहले परिवार था, फिर होता था ग्राम। ठीक है, परिवार के बाद होता था ग्राम, मतलब परिवार का मतलब है लोगों का जो समूह था वो पूरा परिवार होता था। उसके बाद ग्राम आता था, मतलब गांव आता था। ठीक है, उसके बाद विश्व, उसके बाद आता था जन, और उसके बाद आता था राष्ट्र। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था थी उसको क्रमानुगत किया गया था। उस क्रम में सबसे पहले था आपका परिवार। ठीक है, परिवार या कुल, कहीं पे आप देखते हैं सबसे पहले परिवार आता है ना। परिवार के बाद क्या आता है? ये उस समय का सिस्टम था। जैसे अभी हम क्या देखते हैं, परिवार रहता है हमारा। ठीक है, मान लीजिए हम परिवार है हमारा, उसके बाद क्या आता है? हमारा गांव आता है। ठीक है, गांव के बाद क्या आता है? हमारा जिला आता है। जिला के बाद क्या आता है? हमारा स्टेट आता है, राज्य आता है। राज्य के बाद क्या आता है? हमारा देश आता है। तो यहां पर ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ था, तो ये पूरा सिस्टम उसी प्रकार से बना हुआ था जैसा आज है। पहले परिवार होता था, फिर ग्राम होता था, फिर विश्व होता था, फिर जन होता था, फिर राष्ट्र होता था। ठीक है, और जो जन था वो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। जो जन थी वो प्रशासन की सर्वोच्च
इकाई थी। याद रखिएगा, प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई थी वो थी जन। ठीक है, प्रशासन की सर्वोच्च इकाई को क्या बोला जाता था? जन बोला जाता था। परिवार या कुल को क्या बोला जाता था? कुलप बोला जाता था। परिवार को क्या बोला जाता था? कुलप बोला जाता था। ग्राम को बोला जाता था ग्रामड़ी। ठीक है, ग्राम को क्या बोला जाता था? ग्रामड़ी बोला जाता था। उसके अलावा इसको बोला जाता था विष्पति। विष को क्या बोला जाता था? विष्पति बोला जाता था। और जन को क्या बोला जाता था? जन को बोला जाता था राजन। और ये जो राजन थी, ये प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। यहां पर राजा का शासन हुआ करता था, तो ये यहां पर सर्वोच्च इकाई हुआ करती थी। तो आप लोगों को पूरा ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। पहले परिवार, फिर ग्राम, फिर विष, फिर जन, और उसके बाद फिर राष्ट्र। ऐसे विभक्त किया गया था उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को। ठीक है, चलिए, राज्य की जो आय होती थी उस समय जो राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत होता था वो बलि होता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत, राज्य की आय का मुख्य स्रोत बलि। अब आप लोग सोचेंगे बलि का मतलब किसी की जान लेना, किसी का गला काट देना, वो वाला बलि नहीं। बलि का मतलब था कि उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो अपने राजा को क्या करते थे? अपने कबीले के सरदार को अपने जो आय होती थी उनकी, अपने आय का एक हिस्सा स्वेच्छा से राजा को दे देते थे। क्या करते थे? स्वेच्छा से अपने राजा को अपनी आय का, अपनी कमाई का एक हिस्सा दे देते थे, और उसी को बोला जाता था बलि। तो बलि में यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, वो वाली बलि नहीं है काटने वाली। ये वाले बलि कौन सी है? अपने जो उनके आय का हिस्सा होता था लोगों के, वो स्वेच्छा से अपने राजा को या कबीले के सरदार को सौंप देते थे, और उसी को बलि यहां पर कहा जाता है। एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं मैं। ठीक है, वैदिक काल में अगर हम राज्य प्रणाली की बात करें तो वो 5 प्रकार से थी। वैदिक काल की जो राज्य प्रणाली थी वो 5 प्रकार की थी। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि हम यहां पर पढ़ तो रहे हैं लूसेंट से, लूसेंट की चीजें यहां पर सम्मिलित हैं, लेकिन हम ये मत सोचिए कि एग्जैक्टली हम सारी चीजें लूसेंट से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स को यहां पर शामिल किया गया है, जिससे हम कंटेंट यहां पर उठा के आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि आपके प्रश्न एक भी नहीं छूटे एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर वैदिक काल में 5 प्रकार की राज्य प्रणाली थी। पहली थी आपकी राज्य। ठीक है, पहली थी आपकी राज्य, और ये राज्य क्या था? ये केंद्रीय साम्राज्य था। जो केंद्रीय साम्राज्य था वो राज्य था, और ये किसके द्वारा शासित होती थी? ये शासित होता था राजा द्वारा। ठीक है, ये होता था शासित, मतलब यहां पर जो शासन करने वाला होता था वो होता था राजा, और ये था आपका केंद्रीय साम्राज्य, जिसको बोला जाता था राज्य उस समय। उसके अलावा होता था भोज्य, उसके अलावा होता था भोज्य। जो दक्षिणी साम्राज्य था उसको बोला जाता था भोज्य। ठीक है, और ये जो था इसके राजा को बोला जाता था भोज। मतलब यहां पे जो शासन करता था, शासक होता था, उसको बोला जाता था भोज। पहला था आपका राज्य, केंद्रीय साम्राज्य था, राजा द्वारा शासित। दूसरा आपका भोज्य था, ये साम्राज्य। ठीक है, जो दक्षिणी साम्राज्य था ये भोज द्वारा होता था, भोज बोला जाता था राज्य प्रमुख को। ठीक है, उसके अलावा होता था आपका स्वराज्य, उसके अलावा होता था आपका स्वराज्य। स्वराज्य कौन सा था? पश्चिमी था, जिसको बोला जाता था, जो किसके द्वारा होता था? सर्वत द्वारा। सर्वत द्वारा ये शासित होता था। मतलब आपका जो स्वराज्य है, यानी आपका जो पश्चिमी साम्राज्य है, ये सर्वत द्वारा क्या किया जाता था? यहां पर शासन किया जाता था। उसके बाद है आपका वैराज्य, उसके बाद है आपका वैराज्य। वैराज्य है आपका उत्तरी साम्राज्य, और ये होता था, इस पर शासन कौन करता था? विराट। विराट कोहली नहीं, विराट उस समय जो शासक होता था उसको विराट बोला जाता था। तो विराट द्वारा यहां पर होता था शासन। तो 5 प्रणालियों में यहां पर वैदिक काल की जो राज्य प्रणाली थी वो 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी।
आपका एक केंद्रीय साम्राज्य था, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, और आपका एक बच गया पूर्वी साम्राज्य बच गया। ठीक है, इसको बोलते हैं साम्राज्य, इसको साम्राज्य बोला जाता था। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? साम्राज्य बोला जाता था। और इस साम्राज्य में आता था आपका पूर्वी साम्राज्य, और जो पूर्वी साम्राज्य में आपका जो राजा शासन करता था उसको बोलते थे सम्राट। ठीक है, पूर्वी में जो करता था उसको सम्राट बोला जाता था। तो यहां पर आप समझ गए होंगे अभी कि ये जो वैदिक काल की जो राज्य प्रणाली थी उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 5 प्रकार की राज्य प्रणाली थी। एक तो होता था केंद्रीय सत्ता, जो सेंटर पे बैठता है। कोई भी राजा होता है तो एक तो व्यक्ति होता है ना जो केंद्र की सत्ता को देखता है, बीच में बैठ के देखता है। उसके अलावा चारों तरफ, चारों दिशाओं में अलग अलग लोग थे। केंद्र में जो बैठता था उसको केंद्र का जो शासन था, प्रशासन, वहां का राज्य बोला जाता था, उसको मेन, उसको राज्य बोला जाता था। वो केंद्रीय साम्राज्य था, उसको राजा द्वारा प्रशासित होता था। उसके अलावा भोज, जो दक्षिणी साम्राज्य था, उसको भोज्य बोला जाता था, वो भोज द्वारा होता था। जो भी शासन करता था उसको भोज बोला जाता था। ठीक है, जो भी शासन करता था उसको भोज बोला जाता था। जैसे अगर कोई भी शासन करेगा हमारे स्टेट पे तो उसको मुख्यमंत्री बोलते हैं ना, हम उसको नाम से तो बुलाते नहीं है कि नाम ले लेके बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो उसी तरह उस समय भोज जो था दक्षिणी साम्राज्य का, उसको भोज द्वारा होता था। इसके अलावा स्वराज्य, पश्चिमी जो साम्राज्य था उसको स्वराज्य बोलते थे, सर्वत द्वारा होता था। वैराज्य जो था उत्तरी साम्राज्य, इसको विराट द्वारा शासित होता था। और जो साम्राज्य था आपका पूर्वी साम्राज्य, ये सम्राट द्वारा शासित होता था। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन अधिकारियों की। किसकी बात करेंगे? ऋग्वैदिक कालीन अधिकारी। सबके समय पर अधिकारी होते हैं ना। अभी आप लोग किस लिए तैयारी कर रहे हैं? अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अधिकारी कौन कौन से होते हैं? कलेक्टर होता है, आपका डिप्टी कलेक्टर होता है, नायब तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं आपके सामने। तो ये क्या होते हैं? उस समय भी जो ऋग्वैदिक कालीन था उस समय भी बहुत सारे अधिकारी होते थे इसी तरह। तो वहां पर जो अधिकारी थे उनको हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अधिकारी उस समय वहां पर हुआ करते थे। ठीक है, पहले थे आपका अधिकारी पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित क्या करते थे? राजा की मदद करते थे। पुरोहित क्या करते थे? राजा की मदद करते थे उनका शासन चलाने में। ठीक है, उसके अलावा आपके बाद थे सेनानी। उसके बाद थे आपके सेनानी। और ये जो सेनानी थे इनका पुरोहित के बाद इन्हीं का स्थान था। ठीक है, पहले नंबर पर वरीयता किसको दी जाती थी? पुरोहित को दी जाती थी, जो राजा की मदद करता था उनका कार्यभार संभालने में। उसके बाद आपका था सेनानी। सेनानी को क्या था? पुरोहित के बाद का जो दर्जा था, पुरोहित के बाद का जो स्थान था वो सेनानियों को सौंपा गया था। ठीक है, उसके बाद था आपका वाज्रपति। उसके बाद था आपका वाज्रपति। ये कौन था? ये था गोचर भूमि का अधिकारी। मतलब भूमि का जो अधिकारी होता था, गोचर भूमि का जो अधिकारी था उसको बोला जाता था वाज्रपति। जैसे अभी आपका एसडीएम होता है, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे पटवारी काम करते हैं। तो वाज्रपति कौन था? गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। उसके बाद आपका था पुरप। पुरप कौन था? पुरप था दुर्गपति। दुर्गपति मतलब जो उस समय दुर्ग या किला होता था उसकी रक्षा करता था, उसको बोला जाता था पुरप। तो पुरप कौन था? दुर्गपति था। ये लोग राजा की रक्षा करते थे और उनका शासन संभालते थे। ठीक है, इसके अलावा था आपका स्पस। ये था जनता की निगरानी रखने वाला गुप्तचर। ठीक है, जनता की निगरानी रखने वाला। उस समय राजा लोग क्या करते थे? उस समय तो मोबाइल था नहीं, टेलीफोन था नहीं, सीसीटीवी था नहीं, ये सारी सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय गुप्तचर कार्य करते थे। इनका जो मतलब कि इंटेलिजेंस होता था ना, उसमें गुप्तचर होते थे। और गुप्तचर क्या करते थे? जगह जगह घूमकर अलग अलग भेष बनाकर घूमते थे। मतलब उनको देखकर कोई जान नहीं पाता था कि ये व्यक्ति कौन है, और वो वहाँ से पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेते थे। जो भी जनता की स्थिति रहती थी, कौन किस तरह से जीवन जी रहा है, कौन किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके क्या करते थे? राजा तक पहुँचाते थे। कौन? स्पश। और स्पश कौन थे? जनता की निगरानी करने वाले गुप्तचर। ठीक है, या जनता की गतिविधि देखने वाले गुप्तचर।
उसके अलावा दरोगा जी भी थे हमारे, दरोगा जी भी थे। दरोगा का कार्य क्या होता है? दरोगा का कार्य होता है अपराधियों को पकड़ने का। तो उस समय बोला जाता था दरोगा जी को उग्र। तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वो करते थे उग्र। अधिकारियों को पकड़ने का कार्य किया जाता था उग्र द्वारा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, पूर्व वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। और अभी इसमें कुछ चीजें अभी बाकी रह गई है, जैसे आपका ऋग्वैदिक कालीन समाज और भी अन्य चीजें बाकी रह गई हैं। उस समय की कृषि कैसी थी, मतलब समाज के साथ साथ उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें बची रह गई हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया था। बड़ा टॉपिक इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बुक से इंक्लूड की है, अलग अलग जगह से मैंने कंटेंट उठाया है, ताकि आप लोगों के कोई भी प्रश्न यहाँ पर छूटे नहीं। तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया, जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही है पूरा देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लुसेंट जी के पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जुड़े रहिएगा, लेक्चर्स को देखते रहिएगा। कल की जो क्लास होगी उसमें हम इसको ऋग्वैदिक काल को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।